तो बच्चों आज आपका प्रश्न संख्या 2 है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि दूसरा मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? तो इसमें सबसे पहला हेडिंग है समांतर रेखाएं। तो आप अपने फेयर कॉपी में लिख देंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन तो पढ़ लेंगे, पूरा क्वेश्चन उतारने की आवश्यकता नहीं है। आप लिख देंगे निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। उसके बाद नंबर 1 में लिखेंगे हेडिंग में समांतर रेखाएं। अब उसमें डैश करके लिखना शुरू करेंगे वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी सदैव समान होती है। तो एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूं, समांतर रेखाएं वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। तो ये प्रतिच्छेदित शब्द आपको इसका अर्थ भी आपको बता दें। कॉपी में तो प्रतिच्छेदित ही लिखेंगे। प्रतिच्छेदित का मतलब होता है काटना, एक दूसरे को काटना। तो प्रतिच्छेदित शब्द आपको कैसे लिखा जाएगा ये देख लेंगे। प्रतिच्छेदित तो है लास्ट में, ये प्रतिच्छेदित प्रतिच्छेदित। तो इसका अर्थ होता है एक दूसरे को काटने को बोलते हैं प्रतिच्छेदित करना। तो आपने अब सही से लिख दिया होगा, समझ में भी आ गया होगा। वे रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं और जिनके बीच की दूरी सदैव समान होती हैं, उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। और उसके बाद आप एक चित्र बना देंगे, समांतर रेखाओं को खींच देंगे। किस तरह से खींच देंगे तो इधर आप ये देख सकते हैं, ये 2 रेखाएं हैं ए बी और सी डी, और इसके बाईं तरफ और दाईं तरफ मैंने ऐसे डॉटेड करके छोड़ दिया गया है। तो यदि आप इसको आगे तक मिलाते जाएंगे तो एक कॉपी को पार कर जाएंगे, लेकिन फिर भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। तो इनको बोलते हैं समांतर रेखाएं। तो कम से कम 2 रेखाएं होनी आवश्यक है, इसमें 2 से अधिक भी हो सकती हैं। तो ये पहले की परिभाषा आपकी पूरी हो गई। उसके बाद है दूसरा हेडिंग डाल देंगे लंब रेखाएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। तो डैश करके इसकी परिभाषा आप लिखेंगे वे 2 रेखाएं जो परस्पर, परस्पर का मतलब होता है एक दूसरे पर, जो परस्पर एक दूसरे पर 90 अंश का कोण बनाते हों, उन्हें लंब रेखाएं कहते हैं। अब इसका भी आप चित्र आप बना देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो एक रेखाखंड है ये ए बी, और उस पर एक दूसरी रेखा है सी डी। तो एक दूसरे पर एक कितने का, ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ये आपका ऐसे निशान आप लगा सकते हैं, ये 90 डिग्री। तो इसको लंब रेखाएं बोलते हैं, और गणितीय रूप में ऐसे लिख देते हैं सी डी लंब ए बी। तो ये आपका लंब रेखाएं, इसका चित्र आप बना लेंगे। उसके बाद है अगला तीसरा हेडिंग रेखाखंड। तो रेखाखंड में आप डैश करके लिखेंगे रेखा के किसी भाग को रेखाखंड कहते हैं। तो उसका भी आप एक चित्र बना देंगे, एक रेखाखंड। ये आप देख सकते हैं। रेखा की कोई लंबाई नहीं होती है, अनंत तक कितनी भी बड़ी हो सकती है, लेकिन रेखाखंड का मतलब किसी रेखा का एक भाग, एक टुकड़े को हम रेखाखंड कहते हैं। तो ये ए बी जो है इसका भाग है। तो आपको बता दिया है कि किसी
रेखा के किसी भाग को या भाग या हिस्से को रेखाखंड कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है अगला वृत्त की त्रिज्या। हेडिंग डाल देंगे और डैश करके लिखेंगे वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो इसमें आप चित्र बना देंगे, एक किसी भी त्रिज्या का एक केंद्र ले लेंगे आप प्रकार में और पेंसिल रख करके एक वृत्त आप खींच देंगे। तो जहाँ पर आपने प्रकार की नोक को रखा उसको बोलते हैं वृत्त का केंद्र, और ये इसका जो परिधि जो आपका ये जो घेरा आपको दिखाई दे रहा है गोल, इसको बोलते हैं परिधि। तो मैंने परिभाषा में लिखाया वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। आर स्मॉल लेटर में आर आप लिख देंगे और ये चित्र आप बना देंगे तो ये वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक से इनको याद भी कर लेना। उसके बाद है अगला, लास्ट है ये वर्ग। तो आप लिख देंगे वर्ग में डैश करके एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की हों और प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे वर्ग कहते हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं वैसे आपने पहले भी पढ़ी होंगी। उसके बाद आप वर्ग का चित्र बना देंगे। वर्ग आप जानते हैं, आप नाप करके समान लंबाई का इस तरह से आप ये खींच देंगे। अब ये क्योंकि मैंने स्केल से नहीं खींचा है, आपने स्केल से खींचेंगे तो सभी भुजाएं बराबर बराबर नजर आएंगी। नाम लिख देंगे ABCD और प्रत्येक कोण पर 90 अंश लिख देंगे। तो ये आपका इसकी ये परिभाषा हो गई। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें आपको विचार करना है। इसमें कोई सॉल्यूशन कुछ है नहीं, ये आप देख करके वही जो आपके आंसर शीट में दे रखे हैं वही इसका आंसर होगा। जैसे आपका ये पहला लिखा हुआ है, दो भिन्न बिंदु A और B दिए रहने पर C ऐसा विद्यमान है जो A और B के बीच स्थित है। तो A और B के, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको यहाँ पर कम से कम 3 बिंदु विद्यमान हैं जो रेखा पर स्थित नहीं है। तो ये इस पर आपको विचार करना है। तो इसको आप होमवर्क में कर लेंगे, कोई इसमें सॉल्यूशन नहीं लिखना है। आपको विचार करना है कि वो जो बिंदु तीसरा बिंदु है ठीक B पर बीच में भी हो सकता है और ये आवश्यक नहीं है कि ठीक बीच में भी हो। ठीक, तो इसको इसके हेल्प के लिए थोड़ा आंसर शीट से आप देख लेना। इसको आप ये होमवर्क में आपको दे दिया गया है, दूसरा मैंने बता दिया। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो नंबर 4, 5, 6 है। तो ये तीनों क्वेश्चन मैं आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। और ये जो मैंने आज आपको बताया इनकी परिभाषाएं याद करनी है। और वर्क तो देखिए बहुत ज़्यादा दे नहीं रखा है, अगर आप इतना ही अगर आज के दिन में वो याद कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 वाला कर लेंगे, फर्स्ट वाला शायद आपने पहले वाले वीडियो में कर लिया है, तो उसके बाद मैं अगले वाले वीडियो में चौथा, पांचवा, छठा बताऊंगा। उसके बाद फिर 7वां वाला आप लोग होमवर्क में करेंगे। इसमें भी कोई हल करने वाला कुछ है नहीं है। ये अभिगृहित नंबर 5 से लेकर के आप इसको होमवर्क के रूप में करेंगे। थोड़ी हेल्प के लिए इसकी आंसर शीट में आप देखेंगे तो उसी से आपके समझ में आ जाएगा। इसका कुछ ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ये जो नंबर 4, 5, 6 है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको मैं बोर्ड में अगले वाले वीडियो में कराऊंगा।